नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। स्टफ है चैनल ने मेंबरशिप शुरू की है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे। मैं कुछ पुराने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं जो इस चैनल पर पहले कभी पब्लिश नहीं हुई है, और नए एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आएंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगी। रेगुलर पब्लिक वीडियोज़ का अर्ली एक्सेस भी मेंबर्स को मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा हर वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट, उससे रिलेटेड सोर्सेज और रीडिंग मटेरियल्स। जैसे इस वीडियो का स्क्रिप्ट मैंने मेंबर्स के लिए कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मंथली रीडिंग मटेरियल्स जैसे बुक्स और आर्टिकल्स की रिकमेंडेशन भी मिलेगी। ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन दबाइए, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ। आपका सपोर्ट मुझे और क्वालिटी कंटेंट और रेगुलर वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद। आपको याद होगा 2017 में ब्लू व्हेल चैलेंज नाम का एक गेम वायरल हुआ था जिसे खेलने वाले कई टीनेजर्स ने सुसाइड कर ली थी। The Blue Whale Challenge. The Blue Whale Challenge. ये रशिया से शुरू हुआ और पूरे दुनिया में फैल गया था। इसे बैन करना भी आसान नहीं था क्योंकि ये कोई ऐप या वेबसाइट नहीं था, बल्कि एक सोशल मीडिया फिनोमिनन थी। सोशल मीडिया पर लोग अपने टास्क्स और डेयर कंप्लीट करने के फोटोज और अपडेट्स शेयर करते थे। ये देखकर दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस्ड होते थे, स्पेशली वल्नरेबल टीनेजर्स। लेकिन 250 साल पहले यूरोप में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब एक किताब के कारण युवाओं में सुसाइड के मामले बढ़ गए थे। ये किताब एक तरफा प्यार पर आधारित थी और युवा इसके काल्पनिक किरदार से खुद को इतना पहचानने लग गए थे कि उसकी नकल करने लग गए थे। यहाँ तक कि लोग जान भी दे रहे थे। किताब का नाम था द सोरोज ऑफ यंग वर्थर, और कहानी ये थी कि एक नौजवान लड़का एक गांव की लड़की से प्यार करने लगता है जो किसी और की मंगेतर थी। अपने निराशाजनक प्यार से दुखी होकर वो शहर चला जाता है, लेकिन जब वो गांव वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की शादी हो चुकी है। ये समझते हुए कि इस लव ट्रायंगल का एकमात्र हल किसी की मौत है, तो वो खुद को ही गोली मार लेता है। उस समय कुछ लोग जो ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे थे वो इससे प्रभावित होकर गलत कदम उठाने लगे थे। इस किताब के प्रकाशित होने के बाद यूरोप में करीब 2000 ऐसे सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए जहां लोगों ने बिल्कुल वर्थर के जैसे अपनी जान दी, वही कपड़े पहने, वही तरीका अपनाया। इस घटना ने इतना बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला कि कई जगहों पर इस किताब को बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि वर्थर जैसे कपड़े पहनना भी मना कर दिया गया। और यहीं से एक टर्म निकला, वर्थर इफेक्ट। मतलब जब भी मीडिया में सुसाइड को कवर किया जाता है, पब्लिसिटी दी जाती है, इससे रियल लाइफ में सुसाइड्स के मामले बढ़ जाते हैं। गिविंग पब्लिसिटी टू सुसाइड्स में लीड टू एन एपिडेमिक ऑफ सुसाइड्स। इट बिकम्स कंटेजियस। और यह इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सेलिब्रिटीज़ के सुसाइड केसेस में। हर बार जब किसी मशहूर शख्सियत की मौत, खासकर सुसाइड को मीडिया में ज़्यादा कवरेज मिलता है तो उसकी नकल करने वाले लोग भी सामने आने लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब अगस्त 1962 में मर्लिन मॉनरो की मौत हुई थी तो सिर्फ एक महीने के अंदर 200 अधिक सुसाइड रिकॉर्ड की गई थी। रॉबिन विलियम्स के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सुसाइड के अगले 4 महीने में यूएस में सुसाइड्स में 10% का इजाफा देखा गया, और उनमें से काफ़ी लोगों ने तो उनके जैसे ही तरीके का इस्तेमाल किया था। इस तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन सेलिब्रिटीज़ के केसेस में और भी गहरा हो जाता है जिनका फैन बेस यंग होता है। जब कर्ट कोबेन ने अपनी जान ली तो मीडिया और अखबार वालों को एहसास हो गया था कि ये एक सिर्फ आर्टिस्ट की मौत नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हजारों युवाओं के लिए गहरा सदमा है। कर्ट अपने समय के दूसरे रॉक स्टार से बिल्कुल अलग था। उसका युवाओं पर एक गहरा प्रभाव था। जिस जिंदगी से वो आया था, उजड़ा हुआ बचपन, माँ बाप का तलाक, इकोनॉमिक स्ट्रगल और सब्सटेंस एडिक्शन, उसकी स्थिति उसके गाने में सुनाई देती थी। फेम और पैसा मिलने के बाद भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। वो कभी भी अपने बचपन के ट्रॉमा से उभर नहीं पाया और एडिक्शन ने उसे और भी अंदर तक जकड़ लिया था। वो ना तो ग्लैमरस लगता था, ना ही किसी रॉक स्टार जैसा दिखता था। कर्ट अक्सर सेकेंड हैंड स्टोर से कपड़े खरीदता था। देखने से वो आपको होमलेस ज़्यादा लगता। अक्सर जो लोग सब्सटेंस अब्यूज और एडिक्शन में बहुत बुरे तरीके से फंसे होते हैं, उन्हें आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते नहीं देखोगे। दे माइट नॉट सीम वेरी मटेरियलिस्ट, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पूरी कोशिश है हम सबको बनाने की, और हम लोग हैं भी। कहते हैं एडिक्शन इज लेजी मैन्स पाथ टू इनलाइटनमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिक्ट के ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल शिफ्ट आया होता है या वह फिलोसफिकली एंटी मटेरियलिस्ट होते हैं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बस सब्सटेंस तक ही सीमित हो जाती है। ये ज़्यादातर उस प्रक्रिया का नतीजा होता है जिसमें लत इंसानों की प्राथमिकताओं को बदल देती है और बाकी सभी इच्छाओं को सुस्त कर देती है।
दुनिया ने ड्रग्स के खिलाफ जो कठोर रुख अपनाया है वो इसलिए नहीं कि समाज या सरकार को आपकी जान की फिक्र है, बल्कि जब कोई इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो वो धीरे धीरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना छोड़ देता है। उसकी सोशल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे छूट जाती है या वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगता है। If a large enough portion of society turns towards drugs for escapism, they may begin to abandon the social fictions like money, nations and religion, जिस पे पूरा सिस्टम टिका हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो कौन होगा जो धर्मों की परंपराओं को दोहराएगा? इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भोगी कौन बनेगा? और सदियों से जो युद्ध मनुष्य एक दूसरे से करता आया है उसमें गोली कौन खाएगा? Widespread drug use can disrupt social order. It poses a threat to the very structure of civilization. It shatters the intersubjective reality of culture. कर्ट कोबेन ने अपने बैंड का नाम रखा था निर्वाणा। निर्वाणा बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है जो मुक्ति और सभी दुखों से आज़ादी की अवस्था को दर्शाता है। लेकिन कर्ट की अपनी जिंदगी निर्वाणा के बिल्कुल विपरीत थी। वो दुख, कष्ट और बेचैनी से भरी हुई थी। ऐसे ही कई युवा जो उस वक्त इसी हालत से गुजर रहे थे, उनके लिए कर्ट एक आवाज़ बन गया था, एक मिसाल कि एक मिसफिट भी दुनिया के सामने खुद को रख सकता है। समाज जिसे अनाथ कहता है, जिनको सिविलाइज्ड दुनिया कभी सीरियसली नहीं लेती, वो भी आज अपनी कहानी कर्ट के गाने के द्वारा बता पा रहा था। अक्सर सिंगर सिर्फ अपने गाने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदाज, स्टेज प्रेजेंस और एक खास पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। एक परफॉर्मर, एक शोमैन, उनका एक ऑरा होता है जो उन्हें क्राउड से अलग बनाता है। लेकिन कर्ट कोबेन में ये सब कुछ नहीं था। उसके पास था सिर्फ एक चीज़, ऑथेंटिसिटी। जब वो परफॉर्म करता था तो ऐसा लगता था जैसे ऑडियंस में से ही कोई स्टेज पर चढ़कर गाना गा रहा हो। कोई भी 1000-1500 की शर्ट और जीन्स पहनकर कर्ट कोबेन जैसा दिख सकता था। अप्रैल 1994 में जब कर्ट कोबेन की मौत की खबर आई तो कुछ न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसेज ने इसे बहुत ही सावधानी से रिपोर्ट किया। उन्हें वेर्थर इफेक्ट का डर था कि कहीं ये खबर और भी युवाओं को कॉपीकैट सुसाइड्स की तरफ ना ले जाए। Are you afraid of copycat suicides, that kids who viewed him as a hero might do the same? इसीलिए कॉन्शियसली ये ध्यान रखा गया कि कर्ट की मौत को सेंसेशनलाइज ना किया जाए। न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर सुसाइड जैसे शब्द बोल्ड लेटर्स में ना लिखे जाए। MTV ने भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जिसमें डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर खुलकर बात की गई। By the way, if you know somebody who suffers from depression and who might be in the sort of emotional hole Cobain found himself in, don't let that person throw his or her life away. Help is available through your local suicide hotline. लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी के सुसाइड का खबर किसी दूसरे को उकसा सकता है? Why it becomes contagious? जब एक इंसान को एक्सट्रीम काम करता है तो वो एक तरीके से उस थ्रेशोल्ड को नीचे ले आता है और अगली बार किसी और के लिए वही काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर वही चीज़ अगले इंसान के साथ भी होती है और उसके बाद वाले के साथ भी, और धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाती है। आपको याद होगा एक वक्त था जब ODI क्रिकेट में भी 250 रन बनाना मुश्किल टारगेट माना जाता था और बैट्समैन का लक्ष्य होता था बस एक शतक बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 150 बनाने की सोच सकता था। लेकिन जब 2010 में सचिन ने पहली बार 200 रन बना दिए तो उसके बाद जैसे मेंटल बैरियर ही टूट गया। क्या हो सकता है, उसको एक अलग मुकाम मिल गया। तब से आज तक 10 से ज़्यादा प्लेयर्स 200 रन बना चुके हैं। 2010 से लगभग हर साल कोई ना कोई 200 रन मार रहा है। रोहित शर्मा ने तो 3 बार डबल सेंचुरी मारा है, जिसमें 264 भी है जो अब तक की हाईएस्ट है। चाहे आज 264 हाईएस्ट स्कोर हो, लेकिन असली योगदान तो सचिन का था। उसने ही सबसे पहले ये दिखाया कि एक दिन में डबल सेंचुरी भी मुमकिन है। जब कोई पहली बार किसी ऊंचाई को छूता है तो वो सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाता है, वो मनुष्य की सोच की सीमा बदल देता है। जैसे आज अगर रील देखो तो माउंट एवरेस्ट पर भी लाइन लगी होती है, एक दूसरे को देखकर हर कोई वहां पहुंच गया है। लेकिन जब एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे ने पहली बार उसे फतेह किया 1953 में, तो उन्होंने दिखाया कि एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाता है जब इंसान ठान ले तो। दे शोड अस व्हाट्स पॉसिबल एज ह्यूमन बीइंग्स। कोई भी चीज़ उतनी कठिन नहीं होती जितनी हमें लगती है, और यही चीज़ सुसाइड के केसेस में भी होती है। हर एक नए केस के साथ ये एक्ट थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल लगने लगता है। थ्रेशोल्ड कम हो जाता है अगले इंसान के लिए, जैसे जैसे लोग देखते हैं कि और लोग भी यही कर रहे हैं। इंटरपर्सनल थियोरी ऑफ सुसाइड के अनुसार सुसाइड के केसेस में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला, मरने की तीव्र इच्छा, और दूसरा, खुद को मारने की क्षमता। मरने का ख्याल आना एक हद तक बिल्कुल स्वाभाविक है,
कहते हैं कि हर इंसान के मन में कभी न कभी ये सोच ज़रूर आती है। हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती हैं कि उनका ना पूरा होना तकलीफ देता है और चोट खाना जैसे इंसानी फितरत का हिस्सा बन जाता है। द ट्रेजिक ट्रूथ इज दैट ह्यूमंस हैव एम्बिशन दैट इज सो मच हायर देन अदर एनिमल्स, हर्टिंग इज बाउंड टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। इटालियन पोएट चेज़रे पवेसी ने कहा है, नो वन एवर लैक्स ए गुड रीज़न फॉर सुसाइड। लेकिन सिर्फ ख्याल आना और उस पर अमल करना, इन दोनों में फ़र्क है। और जो दूसरी चीज़ है, खुद को मारने की क्षमता, वही हमें रोक लेती है गलत कदम उठाने से। सेल्फ हार्म करने की क्षमता एक ऐसी साइकोलॉजिकल सीमा है जिसे बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। यही सीमा हमें सुसाइडल थॉट्स को सिर्फ सोच तक सीमित रखने में मदद करती है, एक्शन लेने से रोकती है। हर इंसान के अंदर एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, यानी जिंदा रहने की इच्छा। आमतौर पर एक इंसान ना सिर्फ खुद को चोट पहुंचाने से घबराता है, बल्कि अगर कोई बुरी तरह से घायल हो तो उसे देखकर भी उसका दिमाग कांप उठता है। लेकिन जब कोई इंसान इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को भी लांघ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसने अपने अंदर की प्रोटेक्टिव बाउंड्री को तोड़ दिया है। अब उसके लिए खुद को चोट पहुंचाना पहले जैसा मुश्किल नहीं रह जाता। वो हेजिटेशन, वो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही पल होता है जब सुसाइड एक विचार से बदलकर एक हकीकत बनने लगता है। और जब हम किसी सेलिब्रिटी के सुसाइड जैसे हादसे के बारे में बार बार सुनते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी गहरा हो जाता है। सेल्फ हार्म का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। जो लोग उस सेलिब्रिटी के फैन होते हैं और खुद भी उसी तरह की मानसिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं, उन्हें लगता है जैसे उनके जैसे किसी ने ये कदम उठा लिया तो अब उनके लिए भी ये करना संभव है। जब इसी तरह की खबर कोटा से आती है, सोशल मीडिया में वायरल होती है, तो दूसरा कोई विद्यार्थी अगर वो भी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा न उतर पाया हो तो उसे भी लग सकता है कि शायद यही रास्ता है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का। या कोई टीनेजर जो अकेला फंसा महसूस करता हो, किसी मायने में रिजेक्टेड फील करता हो, तो अगर वो मीडिया में ब्लू व्हेल जैसे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिव गेम को सेंसेशनलाइज होते हुए देखेगा तो वो ज़रूर उसे ट्राई करने की सोचेगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लर्नेड हेल्पलेसनेस। जब एक इंसान ये मान लेता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अपनी स्थिति को वो बदल नहीं सकता है, मुमकिन हो तब भी जब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी के हर पहलू, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सेफ्टी, सब कुछ उसके कंट्रोल के बाहर है, तब खुद अपनी लाइफ ख़त्म करना उसे एक ऐसा डिसीजन लग सकता है जो सिर्फ उसका अपना है, जिस पे उसका कंट्रोल है। Suicide is a kind of last bastion of control for people who have had little control over what has happened to them in life. It becomes their final assertion of agency, यानी अपने ऊपर कंट्रोल दिखाने का अंतिम तरीका। जब वेर्थर की प्रेमिका की शादी हो जाती है, जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और जब वो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस करता है, तो उसके बस में आखिरी उसकी जान ही रह जाती है जिसे वो ले लेता है। इस किताब के लेखक जोहान वुल्फगैंग वन गोएथे ने ये कहानी अपने पहले प्यार और एक मित्र के सुसाइड के सच्चे अनुभवों से प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की उम्र में लिखी थी। इस नॉवल का असर सिर्फ उसकी कहानी की वजह से नहीं था, बल्कि जिस तरह से वो कहानी पेश की गई थी, उसकी स्ट्रक्चर, उसने भी उसे और इम्पैक्टफुल बना दिया था। इस नॉवल में चैप्टर्स नहीं बल्कि लेटर्स हैं। लेटर्स जो वेर्थर अपने मित्र को लिखता है। इन पत्रों में वो अपनी स्थिति बताता है, अपने मन की बात करता है। उसकी आंतरिक यात्रा एक आइडियलिस्टिक लव से शुरू होती है जो धीरे धीरे ऑब्सेसिव पैशन में बदल जाती है और आखिरकार निराशा और आत्महत्या तक जा पहुंचती है। और नॉवल शुरू होने के पहले एक छोटा सा प्रीफेस दिया गया है जहां ये लिखा है, आई हैव केयरफुली कलेक्टेड वट एवर आई हैव बीन एबल टू लर्न ऑफ द स्टोरी ऑफ पुअर वेर्थर and here present it to you, knowing that you will thank me for it. To his spirit and character, you cannot refuse your admiration and love. To his fate, you will not deny your tears. ये प्रीफेस लेखक के नज़रिए से नहीं बल्कि एक काल्पनिक संपादक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जैसे कोई एडिटर हो जिसने वेर्थर की सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी की हो और उन्हें एक साथ छापने का फैसला किया हो। इससे रीडर को लगता है जैसे वो किसी सच्ची घटना को पढ़ रहे हैं, लाइक ए मेमोरियल और ए डायरी ऑफ ए ट्रेजिक फिगर। और जितनी भी चिट्ठियाँ होती हैं वो सब वेर्थर के तरफ से लिखी गई होती हैं। आमतौर पर जब कोई चिट्ठी लिखता है तो जवाब भी मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ वेर्थर की चिट्ठियाँ ही हैं। इस वजह से पूरी कहानी उसी के नज़रिए से सामने आती है। रीडर हर इमोशन, हर उलझन को सिर्फ वेर्थर की आंखों से ही देखने लगता है और यहीं से उसके साथ एक गहरा जज्बाती रिश्ता बन जाता है। इतना गहरा कि अगर कोई व्यक्ति खुद भी वेर्थर जैसे हालात से गुजर रहा हो तो वो उसके जैसे ही कदम उठाने का खतरा भी उठा लेता है। और यही है वेर्थर इफेक्ट का असली स्वरूप।
जब हम किसी को इस तरह के एक्सट्रीम कदम उठाते देखते हैं तो अगर हम भी उसी परिस्थिति या उलझन में होते हैं तो हमारे लिए भी वो कदम उठाना आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक मानसिक स्थिति है, मनोदशा का परिवर्तन है, इसलिए अगर एक तरह की कहानी किसी व्यक्ति को अंधकार की तरफ ले जा सकती है तो दूसरी तरह की कहानी उसके जीवन में उम्मीद और रोशनी भी भर सकती है। मतलब कि अगर लेखक ने सिर्फ वर्थर की चिट्ठियों को ना रख के उसके मित्र के भेजे हुए चिट्ठियों को भी लिखते तो शायद बात कुछ और होती। ज़रूर उन चिट्ठियों में वर्थर को तसल्ली मिलती, वो दूसरे लोगों के लिए कितना मायने रखता है उसका मित्र उसे ये बताता। दर्द का एक अपना तरीका होता है हमें अलग करने का। ये इसलिए नहीं होता कि लोग परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि सफरिंग इतनी पर्सनल होती है, हमारे अपने मेमोरीज, मीनिंग्स और अटैचमेंट्स से जुड़ी हुई, कि किसी और को समझाना या बताना मुश्किल हो जाता है। चाहे कोई चुपचाप आके आपके पास बैठा हो, हाथ पकड़े हो, फिर भी गम आखिर में आपका ही होता है। उस पल में आपकी अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी जिसमें आप जी रहे होते हो एक अलग टापू बन जाती है। आपका अंतर्मन एक तन्हाई में डूब जाता है। लेकिन शायद इसी में एक विरोधाभास भी छुपा है। हर कोई कभी ना कभी उस टापू पर गया है या जाएगा। वी आर नॉट अलोन इन बीइंग अलोन। ये तन्हाई का कुहासा कभी ना कभी हर जीवन पे छा जाता है। एंड दैट शेयर्ड कंडीशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग इज़ व्हाट बाइंड्स अस ऑल। वर्थर का दोस्त उसे ज़रूर लिखता कि वो पहला या अकेला नहीं है जिसका दिल टूटा है। बहुत लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो शायद इस किताब का अंत कुछ और होता। शायद वर्थर नहीं मरता और ना ही वो युवा जो वर्थर जैसे हालात से गुजर रहे थे। इसी को पापाजीनो इफेक्ट भी कहते हैं, जो वर्थर इफेक्ट का उल्टा है। जब कहानियाँ उन लोगों को दिखाती है जो सुसाइडल थॉट्स के बावजूद ज़िंदगी में बने रहते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, अपने दुख के बीच किसी अर्थ का सहारा ले लेते हैं, तो ऐसी कहानियाँ दूसरों में भी सुसाइडल बिहेवियर को कम करती है।